हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि आज हम यहाँ पर अपना एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 23 की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लीगलिटी ऑफ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और जितना ज़्यादा हो सकेगा सिंपल से सिंपल इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। हम अपने आज के लेसन को स्टार्ट करें उससे पहले आपको यह वाली बात तो अच्छी तरह से पता ही है कि जब भी हम यह बात करते हैं कि अगर हम यह कहते हैं कि कोई एग्रीमेंट है, तो कोई भी एग्रीमेंट किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तभी तब्दील होता है जब वहाँ पर सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे होते हैं। और सेक्शन 10 के उन एसेंशियल में से ही एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होता है कि पार्टीज़ के द्वारा जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उस एग्रीमेंट का जो कंसिडरेशन है, जो उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्या इस तरह से भी इस संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई कंसिडरेशन कब अनलॉफुल कहा जा सकता है, कोई एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट कब हम कह सकते हैं कि वो अनलॉफुल है। तो फिर हमें इस बात का आंसर इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में दिया गया है। भाई बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि सपोज करो ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर अगर ए बी को 1 लाख रुपए देने की बात करता है और इसके बदले में बी उससे यह प्रॉमिस करता है कि वह उसकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट जो बिटवीन ए और बी हुआ है वो ऑफकोर्सली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफकोर्सली अनलॉफुल है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होता है, अनलॉफुल होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, वह वॉइड माना जाता है, मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ माना जाता है। अब हम इस बात को और ज़्यादा इस संबंध में क्लेरिफाई करते चलेंगे। हमने आपसे शुरू में भी कहा था कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है व्हेन कंसीडरेशन अनलॉफुल। आप कब कह सकते हैं कि कोई जो कंसीडरेशन है वह अनलॉफुल है? तो हम ये तब कह सकते हैं कि अगर पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर उस एग्रीमेंट को करने का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसीडरेशन है, वो अगर इस प्रकार का है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, या फिर इस तरह के नेचर का है जो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, या फिर फ्रॉडुलेंट है, या फिर इस प्रकार के पर्पस से किया गया है कि सामने वाली पार्टी को किसी भी तरह से उसकी प्रॉपर्टी या उसकी बॉडी को इंजुरी पहुंचाई जा सके, इमोरल है, या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है, इस प्रकार का जो कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप में ही अनलॉफुल माना जाएगा। अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमने यहाँ पर इस संबंध में कहा कि जब कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है और उस एग्रीमेंट में जो कंसीडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा वह यहाँ पर वॉइड ही माना जाएगा, क्योंकि उसको करने का पर्पस अनलॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, यहाँ पर अगर ए और बी आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि ए बी को 1 लाख रुपए देगा अगर बी इस सी को जाकर हार्म पहुंचाता है, तो यहाँ पर किसी को हार्म पहुंचाने की बात करना, किसी को हानि पहुंचाने की बात करना ऑब्वियसली लॉ के द्वारा मना किया गया है। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है बिटवीन ए और बी वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा, क्योंकि उसका जो पर्पस है वो पूरी तरह से अनलॉफुल माना जाएगा। अगर पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को करने का जो पर्पस है, जो उनका कंसिडरेशन है, अगर उसको परमिट कर दिया जाए तो वह लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहे हैं, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार का कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसा कि आपको पता है हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट के तहत यह साफ कह दिया गया है कि जब किसी बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है तो उसके एडॉप्शन की प्रोसेस में किसी प्रकार का भी मनी का गिव एंड टेक नहीं किया जाएगा। मनी एज अ कंसिडरेशन गिव एंड टेक में नहीं आएगा।
अब इसको एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर ए और बी आपस में एडॉप्शन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी बच्चे को सी को एडॉप्ट करने की बात करते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जो ए है जिसकी तरफ से एडॉप्शन में सी को दिया जा रहा है, यहाँ पर वो एग्रीमेंट करते हैं कि जब ए बी को एडॉप्शन में सी को देगा तब उसके बदले बी उसे पैसे देगा। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो ऑफकोर्सली, अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम परमिट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉ के जो प्रोविजंस है उसको डिफीट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर वॉइड माना जाएगा। और इस वाले पॉइंट को क्लियर समझ लीजिए और इसमें एक एग्जाम्पल और बन जाता है। यहाँ पर सपोज करिए ए और बी दो पार्टी हैं, यहाँ पर ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर ए जो है वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में है, यहाँ पर जो बी है वो एक डेब्टर की पोजीशन में है। यहाँ पर यह दोनों आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिटर है ए, उसका जो राइट है लिमिटेशन के तहत, मुकदमा दाखिल करने का लिमिटेशन पीरियड के तहत, यहाँ पर वो लोग यह एग्रीमेंट करते हैं कि जो ए का राइट है लिमिटेशन पीरियड के तहत मुकदमा दाखिल करने का, वो उस राइट का उपयोग नहीं करेगा। यहाँ पर जो ए है वो अपने लिमिटेशन पीरियड का एज अ प्लीड नहीं एराइज करेगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर इनका एग्रीमेंट होगा वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में ही अनलॉफुल है। अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हाँ कर दिया जाता है तो ऑफकोर्सली यह कहीं ना कहीं लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है। इस प्रकार का एग्रीमेंट करना जो कि फ्रॉड्यूलेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल हम बहुत क्लियर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी तीन लोग हैं, इन्होंने मिलकर डी के साथ में फ्रॉड करा। इस फ्रॉड के माध्यम से इन्हें कुछ बेनिफिट रिसीव हुआ। अब यहाँ पर ये ए बी सी आपस में मिलकर यह एग्रीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी आपस में मिलकर यह एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी इन्हें फ्रॉड से पैसा प्राप्त हुआ है, बेनिफिट प्राप्त हुआ है, उसे वे आपस में बांटने का एग्रीमेंट करते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो ऑफकोर्स ही फ्रॉड्यूलेंट है, अनलॉफुल है, वो अपने आप में ही वॉइड माना जाएगा। अगर पार्टीज के द्वारा इस प्रकार का आपस में एग्रीमेंट किया जाता है जिसके माध्यम से वह किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को इंजुरी पहुंचाने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार का जो उनका एग्रीमेंट है वो यहाँ पर वॉइड माना जाएगा। बहुत सिंपल इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो ए है उसके द्वारा एक बुक लिखी गई है और वो उस बुक का कॉपीराइट ओनर है। अब यहाँ पर जो बी है और सी आपस में एग्रीमेंट करते हैं, यहाँ पर बी और सी मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि यह जो बी है वो इस ए की परमिशन के बिना ए की बुक को अपने नाम से पब्लिश करवाएगा। यहाँ पर बी जो है वो सी के साथ में एग्रीमेंट करता है कि यहाँ पर बी ए की बुक को, जो कि ए की अपनी खुद की लिखी हुई बुक है जिस पर ए का कॉपीराइट ओनर है, वहाँ पर बी यहाँ पर सी से यह एग्रीमेंट करता है कि जो बी है वो ए की किताब को ए की परमिशन के बिना अपने नाम से सी के माध्यम से पब्लिश करवाएगा। तो यहाँ पर ऐसे में जो बी और सी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो बहुत क्लियर कट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा एग्रीमेंट जो ए है, जो ए का कॉपीराइट राइट है उसको वॉयलेट कर रहा है, जो ए का अधिकार है उसे कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट बिटवीन बी और सी हुआ है वो अपने आप में यहाँ पर वॉइड माना जाएगा। और सिंपल एक एग्जांपल और समझ लो इसी में, यहाँ पर जो ए है वो एक क्रेडिटर की पोजीशन में है और उसने बी को 1 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। यहाँ पर जो बी है वो डेब्टर की पोजीशन में है। यहाँ पर ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि अगर बी एक तय समय के भीतर पैसे नहीं पे कर पाया, ए को वापस नहीं कर पाया, तो जो बी है वो जिंदगी भर ए की गुलामी करेगा। ऑफकोर्सली इस तरह का जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो साफ तौर पता चल रहा है कि वो बी को हानि पहुंचाने के पर्पस से बनाया गया है। इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में ही अनलॉफुल है और उसका रिजल्ट क्या होगा वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट जिनको करने का पर्पस इमोरल होता है, मतलब अगेंस्ट मोरलिटी होता है, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट भी यहाँ पर इस संबंध में अनलॉफुल ही माने जाएंगे, जो कि वॉइड ही माने जाएंगे। कई ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं मतलब उनके लिए भी उसे बहुत क्लियर करा गया है। ऐसे कई एग्रीमेंट्स हैं जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहे जा सकते हैं, जैसे कि
ट्रेडिंग विथ एनिमी, मतलब बहुत सिंपल है, अगर दो कंट्रीज़ के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और उस टाइम पर आप उस जिसके साथ में युद्ध चल रहा है, जिस देश के साथ में आपके देश का, आप उसके साथ में किसी प्रकार का व्यापार करने का कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो अपने आप में यहाँ पर वॉइड माना जाएगा। शिफ्टिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा आप इसे। आप जैसे कि जानते ही हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पाए जाते हैं। अगर पार्टीज किसी प्रकार से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को करने का, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें समझौता करने की मना है, उनमें किसी प्रकार का समझौता करने की बात करती है, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा, क्योंकि वो कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। बहुत सिंपल इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अगर ए है, उसने बी के खिलाफ एक मुकदमा कर रखा था रॉबरी के लिए। अब यहाँ पर बी और ए मिलकर यह एग्रीमेंट करते हैं कि अगर ए ने जो मुकदमा इस बी के अगेंस्ट दाखिल कर रखा है, अगर ए अपने उस मुकदमे को वापस ले लेता है, तो जो बी होगा उसने जो भी सामान रॉबरी में ए के यहाँ से प्राप्त किया था वो सब उसे वह वापस कर देगा। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट इनके बीच हो रहा है वो अपने आप में ही वॉइड है, उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, उसको एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है। और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में जाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस एंड चैम्पटी से रिलेटेड। सबसे पहले आप मेंटेनेंस का और चैम्पटी का मीनिंग जानिए। इसका मीनिंग क्या है, मेंटेनेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, किस प्रकार के एग्रीमेंट को इससे रिलेट करा गया है। एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज़ नो इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो ए है वो बी को, अब बहुत सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ पर इसमें ए और बी के बीच में एक मुकदमा चल रहा है। अब यहाँ पर जो सी है, सी यहाँ पर बी को उस मुकदमे में पैसा देने की बात करता है, उसकी हेल्प करने की बात करता है, उसको असिस्ट करने की बात करता है, ऐसे मुकदमे में जिसमें ऑफकोर्सली सी का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। परिभाषा रीड कर लीजिए, इन विच अ पर्सन प्रोमिस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज़ नो इंटरेस्ट। और एक याद रखिएगा इस संबंध में आप एक बार, चाहे मेंटेनेंस हो चाहे चैम्पटी से रिलेटेड बात हो, इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम अनलॉफुल तभी मानेंगे जब पहले यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि इसको करने का जो पर्पस था वो पर्पस मैलिशियस मोटिव था ऐसा करने का, और ऐसा करने का पर्पस अनजस्ट था। क्या था ऐसा करने का पर्पस? अनजस्टेबल था और मैलिशियस मोटिव था। तभी हम यहाँ पर इस संबंध में इसको वॉइड की कैटेगरी में लेकर जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैम्पटी क्या होता है। बहुत सिंपल है, पहले डेफिनेशन को रीड कर लीजिए। इन विच अ पर्सन एग्री टू असिस्ट another in litigation in exchange of promise to hand over a portion of proceed of action। बहुत सिंपल है, चैम्पटी का मीनिंग मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर आप ये समझिए, ए और बी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा था। अब यहाँ पर जो सी है वो इस बी को असिस्ट करने की बात तो करता है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर इसमें सी और बी आपस में ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जिस बात को लेकर मुकदमा चल रहा है, सपोज करिए किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ पर सी इस बी को असिस्ट कर रहा है उस मुकदमे में, तो यहाँ पर यह आपस में बी और सी एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी में से जो मुकदमा जिस बात को लेकर चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है, अगर यह बी उस प्रॉपर्टी को जीत गया तो उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन यह उस सी के नाम कर देगा। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम यहाँ पर चैम्पटी से रिलेट मानेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो फंड्स एराइज किया जा रहा है बाय मेंटेनेंस एंड चैम्पटी के माध्यम से, वो तब तक वॉइड नहीं माना जाएगा इस संबंध में जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि ऐसा करने का पर्पस अनरीजनेबल है, अनजस्ट है एंड मैलिशियस मोटिव है। हम बात कर रहे थे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के कौन कौन से एग्रीमेंट जा सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस को फॉर एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं हम इसे अभी। जैसे कि ए है वो बी को 2 लाख रुपए देने की बात करता है अगर बी इस ए की सरकारी नौकरी लगवा देता है।
यहाँ पर इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है बिटवीन ए और बी वो ऑफकोर्सली पब्लिक पॉलिसी के विपरीत माना जाएगा। और भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं इस संबंध में जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जा सकते हैं, जैसे कि मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मतलब मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट मतलब जो कि फॉर एग्जांपल जो ए है वो बी को इसलिए पैसे देता है ताकि बी उसके बेटे सी की शादी करवा सके। इस प्रकार का मनी का ट्रांसफर करना, इस प्रकार से क्या माना जाएगा, इस प्रकार के एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, रिलेटेड टू मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में माना जाएगा इसे। और भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं, जो कि वॉइड होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस विद कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अगर हम बात करें इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन की तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ए जो है, फॉर एग्जाम्पल जो ए है वो यहाँ पर प्रिंसिपल की पोजीशन में है, बी यहाँ पर एजेंट की पोजीशन में है। अब यहाँ पर इस ए की अपनी एक प्रॉपर्टी है एक्स, और यहाँ पर जो बी एजेंट है वो इस एक्स प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है, और यहाँ पर वह ए की परमिशन भी नहीं लेता है ऐसा करते समय, और जो भी उसे इस संबंध में कंसिडरेशन वगैरह प्राप्त होता है, कंपनसेशन प्राप्त होता है, वो खुद ही रख लेता है बी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बी ने काम किया है वो कहीं ना कहीं उसने अपने ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जाकर काम करा है। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होगा वो भी यहाँ पर वॉइड माना जाएगा, वो भी यहाँ पर इस संबंध में पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही माना जाएगा। तो ठीक है, इसी के साथ फिर अपनी आज की हम क्लास कंप्लीट करते हैं। आज हमने यह जान लिया सेक्शन 23 के तहत कि इस प्रकार के कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं यहाँ पर इस संबंध में, जो कि हम कब कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। हमें तब कह सकते हैं सेक्शन 23 के तहत अगर वो लॉ के नियमों को फॉरबिट कर रहा है, अगर वो इस प्रकार का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है कि अगर उसे परमिट कर दिया गया तो वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर सकता है, वो फ्रॉडुलेंट है, वो प्रॉपर्टी को या बॉडी को इंजुरी पहुंचाने के पर्पज से किया गया है, वो इमोरल है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तभी हम यहाँ पर इस प्रकार के एग्रीमेंट्स को जो है, इस प्रकार के कंसिडरेशन को या ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मानेंगे और इस प्रकार के एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा।